हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए। आज हम ये क्वेश्चन आंसर्स अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर। आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, वो ये था कि what are Geoff Green's reasons for including high school students in the Students on Ice expedition? उनकी जो एक्सपेडिशन का नाम था, एक तरह से कह सकते हैं जो उनकी जर्नी थी या जो उनका सफर था, ठीक है, उसका नाम क्या था, किस नाम से वो चल रहा था, वो प्रोजेक्ट किस नाम से चल रहा था। प्रोजेक्ट था स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन, ठीक है। यानी कि क्योंकि उनका उद्देश्य ही था कि विद्यार्थियों को कहाँ लेके आना है, एंटार्क्टिक लेके आना है। तो ये पूछ रहा है कि उन्होंने इस एक्सपेडिशन, आप कह सकते हैं काइंड ऑफ जर्नी में स्टूडेंट्स, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ही क्यों इंक्लूड किया, है ना। वो चाहता तो किसी और को भी इंक्लूड कर सकता, बट क्या रीजन है कि उसने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया अपने इस प्रोजेक्ट में। तो आते हैं इसका आंसर देखते हैं। जियोफ ग्रीन फाउंडेड द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। जियोफ ग्रीन जो कि एक कैनेडियन था, कैनेडियन इन्वायरमेंटलिस्ट था ये, ठीक है। इसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसके प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम विद स्पेसिफिक एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल गोल्स इन माइंड, ठीक है। उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में उस वक्त क्या था कि बच्चों को क्या स्पेसिफिक एजुकेशन देनी है इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम सेलिब्रिटी टू टूरिज्म। तो जैसे कि हमने चैप्टर में देखा था बच्चों, जो जियोफ ग्रीन था वो पहले से हाई स्कूल स्टूडेंट्स को नहीं ले जाया करता था। वो पहले किन्हें ले जाया करता था इस प्रोग्राम में या इस एक्सपेडिशन में? सेलिब्रिटीज, टूरिस्ट को, ठीक है। ग्रीन गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड rich curiosity seekers who could not only give back who could only give back in a limited way, ठीक है। ये कह रहा है कि जियोफ ग्रीन थक चुका था इन सेलिब्रिटीज, रिच पीपल या फिर क्यूरियोसिटी सीकर्स को उस प्रोग्राम में ले जाते। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे थे। इस प्रोग्राम का असली मकसद क्या था कि लोगों को एंटार्क्टिक में जो हो रहे हैं बदलाव, हो रहे हैं चेंजेस, हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो छोटी छोटी चीजें जिस प्रकार से वहां ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, पूरी दुनिया तक पहुंचाना, ताकि पूरी दुनिया जागरूक हो। वर्ल्ड लीडर्स, खासकर लोगों के जागरूक होने से उतना फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा है इम्पोर्टेंट कि जो इस दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं इस कंट्रीज के, वहां तक ये बात पहुंचे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस तक ये बात पहुंचे, और दे शुड बिकम कंसर्न अबाउट दिस। लेकिन बदले में हो क्या रहा था, कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। ये सेलिब्रिटीज और ये रिच लोग जो यहाँ आते थे, वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते थे, और वापस जाके वो मे भी अपना जो प्रॉमिस था या फिर जो अपना गोल था उसे भूल जाते थे कि अवेयर करना है हमें इस सिचुएशन के बारे में दुनिया को। तो इस वजह से उसने ही गॉट टायर्ड ऑफ का मतलब होता है वो एक तरह से इस चीज से थक चुका था, और उसने ये रियलाइज किया कि these visitors, while able to afford the trip, were not necessarily the ones who could create meaningful change, ठीक है। और उसने ये जाना कि जो विजिटर्स हैं जिन्हें मैं लेके आ रहा हूँ, भले ही ये इस ट्रिप को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखो वो ट्रिप बच्चों सस्ती भी नहीं थी, ठीक है। एंटार्क्टिक जाना है तो प्रॉपर एक रशियन वेसल वो करना पड़ता था, बुक करना पड़ता था, और एंटार्क्टिक में पहुंचना, इतना ज्यादा सफर तय करना और वहां पे रिसर्च करना, रहना, वहाँ के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जो ट्रिप है बहुत ज्यादा कॉस्टली ट्रिप है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो पैसे वो अफोर्ड कर सकते थे वो जो सेलिब्रिटीज वगैरह थे। लेकिन उसने रियलाइज किया भले ही अफोर्ड कर सकते हैं इस ट्रिप को, लेकिन ये रिटर्न में कुछ नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इनसे बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ही डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम सेलिब्रिटीज टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, जो रही बात पैसे वैसे की, वो तो मैं इधर उधर से फंड रेज कर लूंगा, इन्वायरमेंट के लिए फंड रेज कर लूंगा, लेकिन इस प्रोग्राम में या फिर इस एक्सपेडिशन में मैं उन लोगों को ले जाऊंगा जिन्हें ले जाने से मुझे बेनिफिट मिले, जिनसे जो इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा कंसर्न रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टारगेटिंग फ्यूचर लीडर्स। With students on ice, Green offers the future generation of policymakers a life-changing experience. It specifically targets high school students because they are, अब इन पॉइंट्स को देखते हैं। चलो पहले ये एक्सप्लेन कर लेते हैं।
जो स्टूडेंट ऑन आइस नाम का जो उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ही नोज कि जो आने वाला भविष्य है वो कौन होते हैं, किसी देश के बच्चे या फिर स्टूडेंट्स या फिर यंग माइंड्स वहाँ का भविष्य होते हैं, जैसे कि आप लोग हैं इस देश का आने वाला भविष्य। ठीक उसी प्रकार से जियोफ ग्रीन भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ता गया और उसने यंग स्टूडेंट्स को अपने साथ इस एक्सपेडिशन पे ले गया ताकि जो आने वाली पॉलिसीज है, क्योंकि जो करंट लीडर्स हैं वो तो कुछ ऐसी पॉलिसीज नहीं ला रहे जिससे कि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, लेकिन जो ये यंग माइंड्स है अगर इनको अभी से एजुकेट किया जाए और इस बात को ये आगे स्प्रेड करें तो आने वाले टाइम में जब ये पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, जब ये पॉलिसीज बनाएंगे पावरफुल पोजीशंस में पहुंच के, तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि इन्वायरमेंट के फेवर में हो। सो दिस वाज द रीजन कि उसने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम पे ले गया था। ठीक है, अब पॉइंट्स देख लेते हैं। एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू अब्सॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स यानी कि इस एज के स्टूडेंट्स इस एज में होते हैं या फिर उस फेज में होते हैं जहाँ पे कि उनका माइंड बहुत ज्यादा कैसा होता है, काइंड ऑफ एब्जॉर्ब करने वाला है, इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब हो, नॉलेज को गेन करे, वो सारी चीजें गेन करता है। ठीक है, अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करता है, उनसे नई नई चीजें सीखता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो उस पर एक्ट भी करता है। यानी कि देखो फायदा कुछ नहीं होगा कि हमने कोई चीज सीखी और उसको याद किया, उसके बारे में जाना, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीखते भी हैं, याद भी करते हैं और उस चीज पे काम भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था स्टिल फॉर्मिंग देयर वर्ल्ड व्यू एंड वैल्यूज। ठीक है, और अपना एक नजरिया बना सकें दुनिया को देखने का और एक अंदर से उनकी एक वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज काइंड ऑफ कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि बच्चों को अगर सिखाया जाएगा कि कैसे हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, क्यों इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या सही है इन्वायरमेंट के लिए और क्या चीजें गलत है, कौन सी एक्टिविटीज सही है कौन सी एक्टिविटीज गलत है, अगर उनको यंग एज से ही बताया जाए तो उनके अंदर वो गुड वैल्यूज, जिसे हम कह सकते हैं अच्छे संस्कार डेवलप होंगे, जिससे कि वो नेचर का रिस्पेक्ट करेंगे, रिसोर्सेज का रिस्पेक्ट करेंगे और हमारी अर्थ का रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रीजन भी था। एक और रीजन लाइकली टू बिकम टुमारोज डिसीजन मेकर्स एंड लीडर्स, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसे पता था कि यही बच्चे आने वाले समय में, क्योंकि उसने ऐसे वैसे बच्चे चूज नहीं किए बच्चों, उसने चूज किए थे जो हर स्कूल से टॉपर्स थे, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे, जीनियस बच्चे थे, उनको वो अपने साथ ले गया था और उसको पता था यही बच्चे कल के दिन क्या बनने वाले, डिसीजन मेकर्स, मतलब ऐसी पोस्ट पे पहुंचेंगे जहां पे कि ये डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, और लीडर्स बनेंगे कल के दिन। तो अगर हमारे लीडर्स की मेंटेलिटी अच्छी होगी, इसको लेकर के इन्वायरमेंट को लेकर के वो जागरूक होंगे, वो उसके प्रति एक अच्छी भावना रखते होंगे, ना कि सिर्फ ये कि ऐसी भावना ना रखें कि हमें सिर्फ इन्वायरमेंट से क्या फायदा मिल सकता है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज कितने मिल सकते हैं उससे फायदा ना, उससे उससे सिर्फ मतलब ना हो, बल्कि ये भी हो ध्यान में कि नहीं हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना है लेकिन साथ ही साथ बैलेंस बनाते हुए। अगर ये मेंटेलिटी होगी, ये थिंकिंग होगी, तो आने वाले टाइम में हम इन्वायरमेंट को में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजन थे बच्चों जिस वजह से वो उनको ले गया था। यहाँ तक क्लियर है? आप नोट डाउन कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। Transformative experience. Green understands that it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. ठीक है, जियोफ ग्रीन को ये पता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान साउथ पोल में जाए और वहां से कुछ भी सीख के ना आए। ठीक है, कुछ ना कुछ असर तो साउथ पोल उस पर डालेगा ही डालेगा। ठीक है, तो क्या क्या असर होते हैं? इट इज इजी टू इग्नोर क्लाइमेट चेंज वाइल सिटिंग कंफर्टेबली एट होम। ठीक है, हाँ हम घर बैठ के क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड में उतरते हैं और खासकर हम अगर साउथ पोल होके आते हैं और वहां देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या चीजें बदल रही है, वहाँ के जीव जंतु कैसे मर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स का खात्मा कैसे हो रहा है, ग्लेशियर्स कैसे टूटते जा रहे हैं और पिघलते जा रहे हैं, ये देखने के बाद कोई भी चैन से बैठा नहीं रह सकता। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स, वही ग्लेशियर्स को टूटता हुआ देखोगे, ठीक है, आप रियलाइज करोगे कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा थ्रेट है। और तब आपकी मे भी कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ना बच्चों आंखें खुलना, तो वहां जाके इंसान की आंखें खुलती हैं कि हाँ ये ग्लोबल वार्मिंग सच में एक थ्रेट है। क्योंकि अपने घर में आराम से कंफर्ट जोन में बैठ के तो हमें ये लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस देखोगे और
वहां पे ग्राउंड में जाके देखोगे कि क्या असली असर पड़ रहा है क्लाइमेट का, तो आप डेफिनेटली यू विल गेट अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल इम्पैक्ट। Program has been successful for 6 years because it provides inspiring educational opportunities that help students foster a new understanding and respect for our planet। ये प्रोग्राम सक्सेसफुल क्यों हो पाया? ठीक है, 6 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। कौन सा? स्टूडेंट्स एक्सपीडिशन वाला ही, ठीक है, जो कि साउथ पोल में हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाया जा रहा है। ये सक्सेसफुल इसलिए चल पा रहा है क्योंकि इससे बच्चों को एक इंस्पायरिंग नॉलेज मिल रहा है और ऐसा मौका मिल रहा है जिससे दे आर फॉस्टरिंग अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। जहाँ पे वो प्लेनेट को देखने का, समझने का उनका नजरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, मे बी उससे पहले वो अपने प्लेनेट को, अर्थ को, या फिर ग्लेशियर्स हो गए, इन्वायरमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद, वहां चीजों को समझने के बाद उनके अंदर वो समझ डेवलप हो जाती है। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि नहीं, ये सारी चीजें लाइटली लेने वाली चीजें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, काफी मेजर फैक्टर्स है जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये प्रोग्राम सक्सेसफुल चल रहा है। और धीरे धीरे साथ ही साथ उनके अंदर प्लेनेट के प्रति, यानी कि हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसके प्रति भी रिस्पेक्ट डेवलप हो रही है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है? अगला देखते हैं, होप फॉर द फ्यूचर। मतलब भविष्य के लिए उम्मीद जाग रही है। After spending time with teenagers who still have the idealism to save the world, there is hope that they will take actions to address environmental challenges। जब वो इन टीनेजर्स के साथ समय व्यतीत करता है जियो ग्रीन, जो उम्मीद उसकी इन्वायरमेंट को बचा पाने खत्म हो चुकी थी, वो उम्मीद फिर से जागती है। जो उनके साथ इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है और ये देखता है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर अभी कितना ज्यादा एंथुजियाज्म और जोश है इसके प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपने ग्रह के प्रति कितना ज्यादा वो प्रेम करते हैं और समर्पित हैं। ये देख के उसे खुशी मिलती है कि हाँ, अभी भी एक, कह सकते हैं, उम्मीद की आखिरी किरण बाकी है। इस दुनिया को बचाने के लिए उनके अंदर वो जज्बा है, वो क्वालिटी है। There is that hope they will take action to address environmental challenges। ये लोग जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे इन्वायरमेंट के प्रति, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करने वाले हैं भविष्य में, उनको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है बच्चों ये आंसर? इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Take care of the small things and the big things will take care of themselves। What is the relevance of this statement in the context of the Antarctic environment? ठीक है, इसमें एक लाइन कही गई थी कि छोटी छोटी चीज, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो और बड़ी चीजें अपना ध्यान खुद रख लेंगी। इसका इस इन्वायरमेंट, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या रेलिवेंस है? रेलिवेंस यानी कि क्या महत्व है इसका इस चैप्टर में, क्यों कही गई है लाइन? लास्ट में जो तिशानी दोषी है वो कहती है इस लाइन को, पर उनके ये कहने का क्या महत्व है? ठीक है, जान लेते हैं। The statement finds perfect illustration in Antarctica's delicate ecosystem, where microscopic organisms have massive global impacts। ये कह रहा है कि इस स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंटार्क्टिका जैसे डेलिकेट इकोसिस्टम में। डेलिकेट का मतलब है बहुत ही नाजुक। जो एंटार्क्टिक का इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा नाजुक है। नाजुक क्या चीज होती है बच्चों? जिसे अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाए तो वो क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। तो कुछ इसी प्रकार एंटार्क्टिक का इकोसिस्टम भी है, बहुत ही नाजुक। अगर वहां थोड़ी सी छेड़छाड़ की जाए तो उसका बहुत भयानक हमें नतीजा देखने को मिल सकता है। अब लगा लीजिए कि एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसको आप सूक्ष्म दर्शी से देखते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन कुछ इसी प्रकार का एक सूक्ष्मदर्शी जीव है, कह सकते हो एक प्रकार की घास है, जिसने की पूरी दुनिया का कार्बन एब्जॉर्ब करने की क्या करी है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है। और साथ ही साथ वो खाना प्रोवाइड करता है कितनों को? साउथ पोल के आसपास जितने भी ओशन, जितना ओशन में जितने जीव रह रहे हैं उनको खाना भी प्रोवाइड करता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो देख रहे हैं बच्चों आप कि जब इतनी छोटी चीज इन्वायरमेंट पे कितना बड़ा मासिव ग्लोबल इम्पैक्ट रखती है। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो थी कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजें अपना ध्यान खुद रख लेंगी, तो यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट बैठती है। आ गया फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल, ठीक है। व्हाट दे आर, क्या होते हैं वो, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, काइंड ऑफ ग्रास ऑफ द सी कह सकते हैं हम, समुद्र की घास उन्हें कहते हैं। उनका क्या इंपॉर्टेंस है, दे नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियन फूड चेन। वो एक साउदर्न ओशियन के फूड चेन का जो फूड चेन है उसकी, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। देयर फंक्शन, इनका फंक्शन क्या है, वो सन की एनर्जी लेते हैं, एनर्जी को और कार्बन का यूज करते हुए वो क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर कौन फीड करते हैं, वहां पे जो फिश है वो उनको खाती है, छोटी फिशेस को बड़ी फिशेस, और बड़ी फिशेस को फिर और बड़े जीव जंतु खाते हैं। और अगर मान लीजिए ये फाइटोप्लैंक्टन्स ना रहे, ये कार्बन को एब्जॉर्ब ना करें, तो पहली बात तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, कार्बन का कंटेंट बढ़ेगा। दूसरा, फिर छोटी जो स्मॉल फिशेज है वो किसे खाएंगी, वो नहीं खाएंगी, तो वो भी मर जाएंगी, वो मरेंगी तो फिर बड़ी फिशेज, तो ऐसा पूरी की पूरी फूड चेन पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फूड चेन का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आता है नेक्स्ट, रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्या है, साइंटिस्ट वार्न दैट इवन स्मॉल चेंजेस टू दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स कैन हैव इनॉर्मस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कि रिपल इफेक्ट यही कहता है कि अगर आप छोटी सी चीज को अफेक्ट कर दें और उससे बहुत बड़े चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ओजोन डिप्लीट होने लग जाएगी, फर्दर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विल अफेक्ट द फाइटोप्लैंक्टन एक्टिविटीज। जैसे ही ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, उसके वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये जो अभी तक कार्बन को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, वो बनाना बंद कर देंगे। इससे फूड चेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी बताया था मैंने। और इससे क्या होगा, दिस डिस्ट्रक्शन विल इम्पैक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और इससे पूरी की पूरी कार्बन साइकिल, पूरी दुनिया की, ग्लोबल की यानी कि पूरे विश्व की ग्लोबल साइकिल, कार्बन साइकिल गड़बड़ा जाएगी। इतना नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एंटार्क्टिका एज अ लेबोरेटरी, ठीक है। बिकॉज ऑफ एंटार्क्टिका's सिंपल इकोसिस्टम and lack of biodiversity, it is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions, ठीक है। क्योंकि एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि क्या है, लोगों का एक तो दखल अंदाजी बहुत कम है, यहाँ का इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और बायोडाइवर्सिटी कुछ ज्यादा है नहीं, तो उसको स्टडी करना बहुत आसान है। इसीलिए वहां पे हम पता लगा सकते हैं, अगर छोटा सा भी चेंज आ रहा है तो उससे क्या होने वाला, क्या इम्पैक्ट है, वो हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम दूसरे कहीं जाके किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन एंटार्क्टिका में ये बहुत सरल है, क्योंकि वहाँ की सिंपल इकोसिस्टम और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रीजन की वजह से। यूनिवर्सल मेटाफर, as the author concludes in the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. ठीक है, take care of the small things and big things will fall into place. मेटाफर की तरह यूज किया गया इसे, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल देते हो कि अगर तुम छोटे से फाइटोप्लैंक्टन का ही ध्यान दे दो, ठीक है, तो रही बात बहुत बड़ा बड़ा काम करने की, ये करने की, वो करने की, जो कि न्यूज चैनल्स पे या आप डिबेट्स वगैरह पे देखते रहते होंगे कि क्लाइमेट चेंज के लिए ऐसा करना है, वो करना है, इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे से फाइटोप्लैंक्टन्स का ही ध्यान दे दो तो बड़ी चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसी चीज को थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं बताने के लिए ये लाइन कही गई थी। तो इसी के साथ हमारा आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? ऐसा चैप्टर में क्यों कहा गया है कि अंटार्कटिका सबसे बेस्ट जगह है अगर आपको पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना है? तो चलते हैं, देखते हैं आंसर में ऐसा क्यों कहा गया था। वैसे आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर पता हो, बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Antarctica serves as Earth's most comprehensive naturally laboratory for understanding our planet across all time periods, ठीक है। जो एंटार्क्टिका है वो किस टाइप का है, लेबोरेटरी, जहाँ पे लेबोरेटरी क्या होती है बच्चों, जहाँ पे क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है किसी चीज के बारे में। तो अगर कहा जाए ना कि अर्थ की लेबोरेटरी क्या है, तो अर्थ की लेबोरेटरी क्या है, एंटार्क्टिका है।
कि यहाँ पे अगर किसी को भी रिसर्च करके जानना है, कोई खोज करनी है अर्थ से रिलेटेड, हमारे पृथ्वी से रिलेटेड, तो यहाँ ये सबसे बेस्ट प्लेस है उस चीज के लिए। अगर आप अपने प्लेनेट को समझना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं और ज्यादा डीप लेवल पे समझना चाहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी के इतिहास को, तो एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस। अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, ये पास्ट को समझने में कैसे मदद करती है? इससे हमें पता चलता है बच्चों गोंडवाना कनेक्शन का। गोंडवाना कनेक्शन यानी कि जो एंटार्क्टिका है वो कभी ना कभी एक गोंडवाना का पार्ट रहा था। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन ईयर्स अगो, एंटार्क्टिका वाज पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना व्हिच होस्टेड डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इन वार्म क्लाइमेट। ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स अगो जो एंटार्क्टिका था वो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट हुआ करता था, हमने चैप्टर में देखा, जहाँ पे कि बहुत सारा डाइवर्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते थे। वो भी वहाँ पे क्लाइमेट कैसा था? वार्म क्लाइमेट, वार्म यानी कि गर्म क्लाइमेट हुआ करता था उस वक्त। ठीक है, एंटार्क्टिका का, जो कि अब नहीं है। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, द कॉन्टिनेंट प्रिजर्व्स एविडेंस ऑफ मासिव जियोलॉजिकल चेंजेस इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ करंट ज्योग्राफी। वहां पे हमें जाके इस बात के एविडेंस भी मिलते हैं कि कितने जियोलॉजिकल चेंजेस आए। ठीक है, क्या क्या बदलाव आए। मासिव का मतलब बहुत बड़े बड़े जो बदलाव आए, बहुत बड़े। एक होता है बिग, बिग मीन्स बड़ा, उससे भी ज्यादा बड़ा होता है मासिव, बहुत बड़ा। जो बदलाव आए थे, क्या बदलाव आए थे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट्स थे, सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, वो एक दूसरे से टूटे, टूट के इधर उधर गए और बहते हुए चले गए समुद्र में और दूसरी जगह पे जाके अटैच हो गए। जैसे कि इंडिया भी गोंडवाना लैंड से टूट के आया और एशिया में जाके चिपक गया। तो ये सारी चीजें भी कहाँ मिल पाती हैं? इसके रिकॉर्ड्स भी एंटार्क्टिका में ही हमें मिलते हैं। आइस कोर आर्काइव्स, ये आर्काइव की तरह भी काम करता है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, कि आर्काइव्स क्या होती है, जहाँ पे कि पुराने लेटर्स या दस्तावेज रखे होते हैं। ठीक है, जिससे हम पुरानी बातों के बारे में जान सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम अर्थ से रिलेटेड कुछ चीज जानना चाहते हैं, तो जो हमारा एंटार्क्टिक है वो एज अ रोल प्ले करता है किसका? नेचुरल आर्काइव का या आइस कोर आर्काइव का। हाफ मिलियन ईयर कोल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन द आइस लेयर्स प्रोवाइड डिटेल क्लाइमेट हिस्ट्री। क्योंकि जो कार्बन के ट्रेसेस हैं जो वहाँ पे दबे हुए हैं, अभी भी छिपे हुए हैं एंटार्क्टिका में, अगर उनको बाहर निकाला जाए और उनको उन पर रिसर्च की जाए तो वो हमें सारी क्लाइमेट की हिस्ट्री बता देते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये तो हो गया बच्चों आपका अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। अब आता है अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट को जानना है तो ये एक क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर है। जैसे कि विद 90% ऑफ अर्थ आइस स्टोर्ड देयर, एंटार्क्टिका शोज रियल टाइम इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि वहां पे अर्थ की, पूरी पृथ्वी की 90% बर्फ तो सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिका में है। तो वहां पे अगर बर्फ पे कुछ भी असर होगा, पिघलेगी या फिर और ज्यादा बर्फ जमेगी, तो वो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि अभी हमारा ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है या कम है। ठीक है, प्रिस्टीन इन्वायरमेंट एज द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पे कि ह्यूमन पॉपुलेशन अभी तक नहीं पहुंची है, इसलिए साइंटिस्ट के लिए वो इजी है वहाँ के नेचुरल प्रोसेस को समझ पाना, क्योंकि वहाँ कोई छेड़खानी करने वाला है नहीं। विजिबल चेंजेस, विजिटर्स कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग। वहाँ पे ग्लेशियर्स को पिघलता हुआ देख सकते हैं, जो आइस की शेल्स हैं वो किस तरह से टूट रही हैं। ये सारी चीजें क्या है? विजिबल है, मेकिंग क्लाइमेट चेंज टेंजिबल रादर देन एब्स्ट्रैक्ट। इससे साफ पता चल जाता है कि क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से हमें हार्म कर रहा है, या फिर डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज हो रहा है गलत डायरेक्शन में। ठीक है, अब फ्यूचर को कैसे समझेंगे? अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर। सबसे पहली बात, आने वाले समय का हम क्लाइमेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आइस कोर डेटा हेल्प साइंटिस्ट मॉडल फ्यूचर क्लाइमेट सिनेरियो। जिस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर वो अपनी कंप्यूटर में डाला जाए उस रिकॉर्ड को, तो साइंटिस्ट को पता चल सकता है कि आने वाले 100 साल बाद का क्लाइमेट कैसा होगा। सी लेवल इंडिकेटर्स, चेंजेस इन एंटार्क्टिक आइस शीट डायरेक्टली इम्पैक्ट ग्लोबल सी लेवल। अगर वहां की बर्फ पिघलती है तो जो सी लेवल है, समुद्र का जो स्तर है, वो कितना बढ़ेगा, कितने ऊपर जाएगा, ये भी हमें पता चल जाता है सी लेवल इंडिकेटर से आने वाले समय का। इकोसिस्टम स्टडीज, द सिंपल इकोसिस्टम शोज हाउ स्मॉल एनवायरमेंटल चेंजेस कैन हैव मासिव ग्लोबल रिपरकशंस। ठीक है, जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसे स्टडी करके भी हम ये जान सकते हैं कि जो छोटे छोटे बदलाव हैं, चाहे वो अच्छे वे में हो, गलत वे में हो। गलत वे में होंगे तो वो बहुत ज्यादा हार्म डालेंगे हमारे एंटार्क्टिका में, और अगर अच्छे होंगे तो उनसे एक अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
फ्यूचर और पास्ट प्रेजेंट वाले। फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बच्चों कुछ यूनिक एडवांटेजेस। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं एंटार्क्टिक में। सबसे पहला बेनिफिट है आइसोलेशन। इट्स रिमोटनेस प्रिजर्व नेचुरल प्रोसेसेस। रिमोटनेस यानी कि वो एक ऐसी जगह पे है जहां पे कि पहुंचना बहुत मुश्किल है, दुर्गम। ठीक है, जहां पहुंचना मुश्किल हो, और इसी वजह से क्योंकि वहां हर इंसान नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां के जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो अभी भी रिजर्व है, मतलब सेफ है, इसी वजह से। ठीक है, तो उसकी जो रिमोट कह सकते हैं आइसोलेशन है, यूनिक, वो यही हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा है स्केल। द इमेंस आइस वॉल्यूम्स मेक इट ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेटर। क्योंकि वहां इतनी ज्यादा बर्फ है, तो वही कह सकते हैं आप हमारा रेगुलेटर है, कह सकते हैं आप फ्रिज है, हमारी पृथ्वी का फ्रिज है। अगर वहां जितना ज्यादा बर्फ रहेगी, उसी प्रकार से हमारा क्लाइमेट जो है वो रेगुलेटेड रहेगा। ठीक है, अगर वहां बहुत ज्यादा हो गया तो पूरा धरती का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, और अगर वहां बर्फ पिघलने लगी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगला है सिंप्लिसिटी। द लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी मेक्स इट इजियर टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, बहुत ज्यादा सिंपल है। किस वजह से? लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से। बायोडाइवर्सिटी वहां है नहीं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि बहुत तरह तरह के जीव रहते हो, लेकिन अंटार्कटिका में बहुत तरह तरह के जीव तो रहते नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, और ना वहाँ पेड़ पौधे हैं कुछ, सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, और जीव जंतु भी थोड़े बहुत, सील्स, वॉलरस वगैरह ही, पेंगुइन्स वगैरह ही देखने को मिल सकते हैं, बहुत कम, रेयर वो भी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको पोलर बेयर देखने को मिल जाएगा, तो बहुत कम वहां पे डाइवर्सिटी है। और इस डाइवर्सिटी, लैक ऑफ डाइवर्सिटी की वजह से, जब कोई चीज मान लीजिए ऐसा है, एक पजल है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये है, ऐसे है, वो है, और इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये डिफिकल्ट है। और जहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, ये ऐसे सिंपल रखा हुआ है और इनको अपनी अपनी जगह पे लगाना है, तो वो इजी होता है। जहाँ पे चीजें कम हो उसे सॉल्व करना, उस पजल को सॉल्व करना ये आसान है। जहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल्स हो, उस पजल को सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसी वजह से बोला गया कि बच्चों, यहाँ का जो लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो इसे इजी बना देता है समझने के लिए। ठीक है, कौन सा रिलेशनशिप? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर ये कारण है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, अगर कोई चीज ऐसी हो रही है तो उसका लॉन्ग टर्म पे क्या असर पड़ता है इन्वायरमेंट पे, ये समझना आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतना आप नोट कीजिए इसके एडवांटेजेस। ठीक है बच्चों, एक लास्ट पॉइंट अपना देख लेते हैं, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, as the author notes, visiting Antarctica forces you to place yourself in the context of the Earth's geological history। यानी कि जब हम एंटार्क्टिका जाते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को खुद उस जगह पे रख के देखते हैं, जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पे, प्रोवाइडिंग पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमैनिटीज ब्रीफ एग्जिस्टेंस एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इससे हमें ये पता चल पाता है कि ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो थोड़ा सा ही रहा है, बट उसके बावजूद हमने कितना ज्यादा गलत इम्पैक्ट इस इन्वायरमेंट में डाला है। द कॉन्टिनेंट एसेंशियली सर्व्स एज बोथ एज अ म्यूजियम ऑफ अर्थ पास्ट एंड अ क्रिस्टल बॉल ऑफ इट्स फ्यूचर। जो यहाँ का इस कॉन्टिनेंट का जो इन्वायरमेंट है वो क्या कैसे बिहेव कर रहा है, अर्थ का पास्ट भी बता रहा है, और यहाँ के भविष्य के बारे में भी हमें बताता है, मेकिंग इट इनवैल्यूएबल फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर प्लैनेट्स कंप्लीट स्टोरी। ठीक है, इससे हमें अपने प्लैनेट की कंप्लीट स्टोरी पता चल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड